फर्जंद जरदारी से सवाल करता हूँ कि इस वक्त कराची को आपने कचरे का ढेर बना दिया। आपकी 3 नस्लों से वहाँ पे हुकूमत है। फिर इसके साथ साथ वहाँ पे आपने स्कूलों की हालत मुकम्मल तबाह, हस्पताल मुकम्मल तबाह, सड़क मुकम्मल तबाह। वहाँ पे पेंशनर्स का जो बड़ा स्कैंडल वो सामने आया, वो भी वहाँ पे करोड़ों अरबों के गंदम जो है वो चूहे कहा जाते हैं। अब वो कौन से चूहे हैं वो भी आपके सामने हैं। थर में हर साल 500 550 बच्चे भूख और गुर्बत की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों का कोई जवाब नहीं दिया। अपनी 3 नस्लों से हुकूमत में रहने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया कि इन्होंने कराची के साथ और सिंध के साथ क्या किया। अभी आप देख रहे हैं कि कराची में हज़ारों डकैती के वाक़यात हो गए, लोगों को घरों की दहलीज पे लूटा गया। वहाँ पे पुलिस ने वर्दी में मौत बांट रही थी, वो पकड़े गए। जराइम पेशा अपराध और अपने कारकुनान इन्होंने पुलिस में भर्ती कर दिए, ये भी निकाब हो गया। कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट जमा होती है उसमें कहा जाता है कि सिंध के पुलिस में जराइम पेशा अफराद जो है वो भर्ती हुए हैं, उसका जवाब नहीं दिया। तो गुर्बत सबसे ज़्यादा, महंगाई सबसे ज़्यादा, अस्पतालों से दवाई और डॉक्टर गायब, स्कूलों से फर्नीचर और उस्ताद गायब, कचरा कुंडी बना दिया, तो गंदम गोदामों से गायब, चूहे आ गए। ये आपकी हालत है। और मुझे तो तरस आता है इनके ऊपर और उनकी हालत देख के कि जो सिंध हुकूक मार्च का आगाज़ हुआ है उसकी बाद फर्जंद जरदारी पर्ची चेयरमैन की बुकलाट में मजीद इजाफा हुआ है। मैं इनको मशवरा देता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, अभी आपके सीखने के दिन है। पहले आप यूनियन कौंसल का इलेक्शन लड़े, अपने आप को साबित करे, फिर उसके बाद आके बड़ों से सवाल पूछे। और मौजूदा हुकूमत से अगर आप सवाल पूछना है तो आपके वालिद तो ड्रोन हमलों के हवाले से कहते थे कि इन लोगों को और मारो, मैं संभाल दूंगा। लेकिन इमरान खान के दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं होता। आपको अमेरिका कहता था कि डू मोर, इमरान खान कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, नो मोर। ये इमरान खान की खारजा पॉलिसी है। आज डैम बन रहे हैं, आज गुर्बत के खात्मे का एहसास प्रोग्राम चल रहा है। बल्कि ये तो छोड़े कि जो कोरोना आया और सिंध में भी लोग बेरोजगारी की वजह से मुश्किल में थे, तो सबसे ज़्यादा वहाँ के लोगों के लिए एहसास प्रोग्राम के थ्रू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मदद की। थर के लोगों को सेहत इंसाफ कार्ड इमरान खान दे दिया। आज पूरे पाकिस्तान में मुफ्त और बेहतरीन सेहत की सहूलत दी जाती है उन सूबों में जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है। लेकिन आप सारा पैसा जो है वो अबू जरदारी के जाली अकाउंट्स की नज़र कर देते हैं। आप इन चीज़ों के जवाब दें और इनको इतना सीरियस ना लें। ये अभी यूनियन कौंसल का इलेक्शन लड़े, खुद को साबित करे। कमी करना, उसके साथ साथ नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान करना, फिर उसके साथ साथ जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम है इस मुश्किल हालात में भी, और आलमी मार्केट में जो महंगाई की लहर है, तो पूरी कौम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जो आलमी वबा की एक लहर आई थी जिसके बाद पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में आ गई, कि सदी का सबसे बड़ा क्राइसिस था। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है कि दुनिया ने जो तीनों, जो फर्स्ट वेव थी, सेकंड वेव थी और थर्ड वेव थी, उसमें अगर किसी ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया तो वो पाकिस्तान था। आज दुनिया उसकी मिसाल दे रही है। आज ओबामा के जो इकनॉमिक टीम के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकते थे अगर पाकिस्तान की तरह हम हिकमत-अमली इख्तियार करते। आज दुनिया उसी जो स्मार्ट लॉकडाउन की कंसेप्ट है उसके ऊपर आ रही है। आपको याद होगा कि तब भी बड़ी तनकीद की गई थी, तब भी कहा गया था कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, लेकिन इमरान खान ने कहा कि हमने अपनी कौम को न सिर्फ बीमारी से बल्कि बेरोजगारी से भी बचाना है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो हिकमत अमली यहाँ पे पार्लियामेंट में खड़े होकर लोग मोदी की मिसाल देते थे कि मोदी को देख के इंडिया बंद कर दिया, करोड़ों फिर बेरोजगार हो गए, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। और पूरी दुनिया जहाँ पे ये कोरोना की वजह से और महंगाई की लहर की वजह से दुनिया की इकानमी, जहाँ पे मजबूत इकानमी कोलैप्स कर रही थी, वहाँ पे पाकिस्तान जो है उनका जीडीपी ग्रोथ भी आपके सामने है। और उसके साथ ये इक़दाम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो भी सामने है। मैं सबसे पहले आज पाकिस्तान पोस्ट फाउंडेशन को, डीजी साहब आपको और सेक्रेटरी साहब आपको और आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो आज से हमने सर्विस शुरू की है, न सिर्फ ये पाकिस्तान पोस्ट की आमदन और उनकी क्वालिटी सर्विस में, बल्कि उसके साथ जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ है और आने वाले जो पाकिस्तान पोस्ट के फ्रेंचाइजीज़ लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा इक़दाम है। इस पे बात करने से पहले, चूँकि हम जब भी किसी इनिशिएटिव की बात करते हैं, कभी भी पाकिस्तान पोस्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं, तो बहुत सारे सवालात भी आपके सामने आते हैं। लिहाजा मैंने सोचा कि 3 हिस्सों में जल्दी जल्दी आपसे बात करें
क्योंकि आप सब जो यहां पे बैठे हैं, हमारे पाकिस्तान पोस्ट के ऑफिसर्स, हमारे जितनी भी कारकुनान हैं, उनको इल्म है कि पाकिस्तान पोस्ट को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना रहा। लेकिन शायद हम उस तरीके से ये मुल्क को कौम के सामने कन्वे नहीं कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो बड़े चैलेंजेस थे वो बताता हूं, कौम को बताता हूं, फिर उसके बाद उन चैलेंजेस से निमटने के लिए हमारे इन ऑफिसर्स ने, हमारे इन कारकुनान ने क्या काम किए, और फिर उसके बाद आज का जो इनिशिएटिव है इसके ऊपर बात करूंगा आपसे। पहले सबसे बड़ा चैलेंज जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो, हालांकि मैं बारहा इसके ऊपर बात करता आया हूं, कि फेटअप के पाकिस्तान के ऊपर 40 ऑब्जर्वेशंस हैं और उन 40 में से 13 पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर है। तो उन फेटअप की ऑब्जर्वेशंस की कंप्लायंस करना कितना बड़ा चैलेंज था, वो आप लोगों ने और हमने जो 3 साल में काम किया, और मैं उन तमाम इदारों का, तमाम डिपार्टमेंट्स का, हर उस फर्द का, हर उस ऑफिसर का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने 3.5 साल में फेटअप की कंप्लायंस में हमारी मदद की। क्योंकि जब हम आए तो हमारी वजह से तो कोई ग्रे लिस्ट में हम नहीं गए थे, हमारी वजह से तो ये 13 ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर नहीं आए थे। हम तो नए आइडियाज लेके आए, जिद्दत की सोच लेके आए। हम तो चाहते थे कि फाइनेंशियल सर्विसेज हम लेके आए, ई कॉमर्स हम लेके पाकिस्तान पोस्ट को बैंक बनाए। हम तो ये विजन लेके आए। लेकिन जब जिम्मेदारी संभाली और सामने डिटेल्स रखे गए तो फेटअप की तलवार लटक रही थी। तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, डिपार्टमेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस अरसे में हमारी मदद की, पाकिस्तान पोस्ट की मदद की। तो एक तो सबसे बड़े हमारे, क्योंकि कोई भी इनिशिएटिव हम शुरू करते थे हमें कहा जाता कि पाकिस्तान पोस्ट तो फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं कर सकती। हम अपने पेंशनर्स को एटीएम कार्ड देने लगे कि बुजुर्ग शहरी कतारों में खड़े होते हैं गर्मी में, धूप में, तो हमसे जब हम वो मंजर देखते थे तो हम आए, हमने कहा कि नहीं, आपको हम कार्ड देंगे और आपके लिए सहूलत देंगे। घर की दहलीज तक भी हमने पेंशन पहुंचाया। लेकिन हमें कहा गया कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद दूसरा जो बड़ा पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर एक बोझ था, वो ये था कि 2008 से 13 के दौरान उस वक्त पाकिस्तान पोस्ट खसारे में चला गया पहली दफा। मेरे ख्याल से 2009-10 में पाकिस्तान पोस्ट खसारे में चला गया, और फिर हर गुजरते साल के साथ पाकिस्तान पोस्ट के खसारों में इजाफा होता गया। इधर आपने तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान किया, उधर पाकिस्तान पोस्ट के खसारों में आपने इतना इजाफा कर दिया। जो पुराना निजाम था डाक की तरसील का, जो पाकिस्तान पोस्ट एक्सपर्ट था, उसमें एक तारीखी इदारा था, उसको जिद्दतों से उस्तवार नहीं किया गया, और वो पुराना जो खतो किताबत का और तरसील का निजाम था वो बंद होता चला गया। तो जब वो बंद होता चला गया, आपका बिजनेस नीचे, आपके ऊपर खसारों का बोझ बढ़ता गया, इसके ऊपर भी फोकस नहीं। फिर जो मार्केट में कंपटीशन आया, प्राइवेट सेक्टर आया, तो उनका मुकाबला करने के लिए भी हमने, हालांकि कंपटीशन अच्छा होता है, आप लोगों को क्वालिटी की सर्विस देना शुरू कर देते हो, आप अपनी क्वालिटी बेहतर करते हो, आप नई सोच के साथ और नए इनिशिएटिव के साथ आते हो। लेकिन वो चीज भी नहीं थी, लिहाजा उससे भी आप पाकिस्तान पोस्ट। तो जब हम 18, मुझे याद है कि 18-19 में जब अक्टूबर में मुझे जिम्मेदारी मिली और पहली प्रेजेंटेशन मैंने यहां पे ली थी, तो जो प्रेजेंटेशन मुझे दी गई उसका तो एक ही मतलब था कि ताला लगा दे। अगर आप जिद्दत की बात करते तो आपको कहा गया कि ये कमर्शियल एंटिटी है कि पब्लिक एंटिटी है। हमने सोच ये दी थी कि अगर एक सरकार का, कौम का इदारा है तो उसको खसारे में होना है, और अगर हम बिजनेस आइडियाज, इनिशिएटिव्स और इनोवेशन की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब यह कि आप पब्लिक एंटिटी से उसको कमर्शियल एंटिटी बनाना चाहते हैं। लेकिन इस सोच को बदलना था, लिहाजा क्या इकदाम हुए। और फिर उसके साथ कभी कभार कहा जाता है कि पाकिस्तान पोस्ट की बिल्डिंग की हालत देखे, तो जब आप खसारों में हो, फेटअप की तलवार है, आप जिद्दत नहीं है लेके आए, तो आपके पास इतना पैसा कहाँ है कि आप अपनी इमारत के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर लगाए? आपके पास उनके लिए पैसा नहीं है। अपने एम्प्लॉइज के ऊपर आप खर्च करें, उसके लिए भी आपके पास पैसा नहीं है।
लिहाजा कौन से स्टेप्स लिए गए, अब उसके ऊपर आता हूं। ये मोटी चीजें बताया ना कि चैलेंजेस आपको बड़ी दुख भरी कहानी है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें, ये मोटी जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे मैंने आपको सामने वो रखे। अब इसके साथ हमने क्या किया कि पहले तो कौम का ट्रस्ट हो, कि अवाम आपके ऊपर ट्रस्ट करे। ट्रस्ट कैसे करे कि मैं पार्सल भेज रहा हूं, मुझे पता नहीं कि पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, अगर नहीं पहुंचा तो अभी की इस वक्त कहां पे हैं। लिहाजा ट्रैकिंग का निजाम हमने सबसे पहले मुतारिफ कराया कि हमारे कस्टमर को पता हो कि आपने जो अमानत हमारे थ्रू अपने प्यारों को भेजी है तो उसका मौजूदा स्टेटस क्या है। तो वो ट्रैकिंग निजाम देने से हमारा बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। हमने अर्जेंट मेल सर्विस का आगाज करके लोगों का भरोसा इतना बड़ा कि आपको पता है इस वक्त जो हमारा सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है वो यूएमएस का है, तो वो पूरे पाकिस्तान में फैलाया गया। फिर उसके साथ साथ हमने ई कॉमर्स का, चूंकि हमारे पास डिजिटलाइजेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम ई कॉमर्स पार्टनर बनना शुरू हो गए, सरकारी डिपार्टमेंट्स के पास जाना शुरू कर दिया, उनसे बिजनेस देना शुरू कर दिया। जो पेंशनर्स का हमारे डेटा में कोई सुकम था, खराबी थी, उन तमाम चीज़ों को कंपाइल किया गया। जो हमारे सेविंग बैंक अकाउंट्स थे उनको एक प्रॉपर तरीके से, बल्कि एक रेगुलेटर के नीचे हमें आना चाहिए था, जो कि आज तक हम नहीं थे। हमने अपने जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है उसकी कंपनी बनाई, एसीसीपी से रजिस्टर करवाए और फेटअप की कंप्लाइंस भी करके दे दी। फिर इसके साथ साथ हमने यहां पे ये किया कि डोमेस्टिक और फॉरेन रेमिटेंसेस का भी आगाज कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक मनी का ऑर्डर का आगाज हो गया था तकरीबन 83 और फिर 120 जीपीओस पे, लेकिन जैसे जैसे आपके ऊपर बाकी कदगनें लगी थी, इसकी कदगन भी आपके सामने आ गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद हम आज यहां पे खड़े हैं। अब ये डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस क्या है? सबसे पहले तो मैंने जो आपको चीजें बताई, स्टेप्स बताए, इनसे क्या हुआ? अभी भी काफी चीजें रहती है, लेकिन हमारी जो बैनुल अक़वामी रैंकिंग है इस वक्त हम 94 से 62 तक आ चुके हैं, 62वें नंबर पे जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की रैंकिंग होती है। तो मैं आप सबको इस पे अप्रिशिएट करता हूं और आप सबको मुबारकबाद इसके ऊपर देता हूं। दूसरा कि 12-13 साल बाद ये पहला माली साल है, ये फाइनेंशियल ईयर जो जा रहा है, कि इंशाअल्लाह ये हमारे अभी तक जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है और हमारे जो अखराजात हैं, कि ये 12-13 साल बाद पाकिस्तान पोस्ट खसारे से निकल कर अपने मुनाफे में तो जाएगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 12-13 साल बाद पाकिस्तान पोस्ट खसारे से निकल आया। कामयाबी है और ये इनिशिएटिव्स और आप सबकी मेहनत की वजह से। अब ये हमने डिजिटल फ्रेंचाइज का आइडिया कैसे लेके और आज की सर्विस के ऊपर मैं बात करूंगा। पहली चीज ये कि हमारे जो देहात में पोस्ट ऑफिस थे या हमारे दूर दराज इलाकों में थे, हमने देखा कि उनकी हालत भी खस्ता और हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे। एक टेक्नोलॉजी के जरिए अपने पाकिस्तान पोस्ट में जिद्दत लेके आना चाहते थे। लिहाजा इसी आइडिया के साथ हम आए कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार के मौके और कारोबार के मौके भी देंगे और बैंक आपको लोन्स भी देंगे और बैंक के साथ भी हमारे मुआहदे हुए, कामयाब जवान के साथ मुआहदे हुए। हमारा आइडिया ये था कि आप खुद आए, अपना बिजनेस शुरू करें, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान पोस्ट के पुराने निज़ाम को इस वक्त भी हम डिजिटलाइजेशन के अमल में है। सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब बैठे हैं, उस अमल में है, लेकिन उन पुरानों को डिजिटाइज करने में अभी भी टाइम लगेगा। लिहाजा हम क्या करें, अपना नेटवर्क भी बढ़ाए, देहात तक और दूर दराज इलाकों तक भी पहुंचे, शहरों में ये प्राइवेट सेक्टर का भी मुकाबला करे। लिहाजा डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट का आइडिया लेके आए। अभी तक 750 तकरीबन हमारे डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस खुल चुके हैं और उसमें पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जिद्दत के साथ, इनोवेशन के साथ वो काम करते हैं और तकरीबन 3000 इस वक्त आईडीज इशू हो चुके हैं, जो कि थोड़ी सी अरसे में ये भी फ़ाल हो जाएंगे। और इसके साथ हमारा टारगेट तकरीबन 1 लाख से ज़ायद का डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस खोलने का है। तो आप अंदाज़ा करें कि कितने लोगों को कारोबार मिलेगा, कितने नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट के मौके मिलेंगे और इसके साथ पाकिस्तान पोस्ट का रेवेन्यू और बिजनेस में कितना इजाफा होगा। जब आज हम जिस सर्विस की बात कर रहे हैं कि जिस तरह अगर आपने पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी अपने, अगर कराची में आप काम कर रहे हैं और आपने टांग पैसे भेजने हैं, डीए खान पैसे भेजने हैं, तो अगर आप कोई इजी पैसा और इसके थ्रू भेजते हैं तो 25,000 पे तकरीबन 2,000-2,500 की आपसे डिडक्शन होती है। तो अभी 50,000 तक जब आप भेजेंगे 500, 550 की
550 की वही जो पुराना हमारा रेट था वो डिडक्शन होगी। लेकिन पहले हम सिर्फ जीपीओज में थे और आज के दिन से हम 750 डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस तक पहुंच गए हैं। तो मैं तमाम डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस की जो ओनर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं और अपने पाकिस्तान पोस्ट को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। डीजी साहब, आपने इसको डेली मॉनिटर करना है। इससे आपको अंदाजा होगा कि न सिर्फ क्योंकि 82 बिलियन की मार्केट है हमारी डोमेस्टिक रेमिटेंसीज की, अगर हम बात करें तो इस मार्केट को आप कैप्चर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके तो एक चार्जेस भी बहुत कम है, दूसरा कि हमारा नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा है और जो कि आगे भी मजीद बढ़ेगा, और तीसरा है कि जो आईडीज जिनको मिले हैं या जो नए डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस लेने वाले हैं, तो शाहिद साहब अब उनके ज़्यादा आपको अप्लाई दरखास्तें आएगी तो आपने पूरा एक इसका निज़ाम मुरतब करना है ताकि आप उनके इशूज़ को और इन चीज़ों को हल कर सकें और उनको बेहतर सर्विस दे सकें। आखिर में और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को कहता हूँ कि चैलेंजेस भी बहुत है। हमें पता है कि एक पुराने निज़ाम में रहकर और एक पुराने निज़ाम को ठीक करना और पुरानी सोच को जिद्दत से उस्तवार करना ये बड़ा मुश्किल है। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि ये 3 सालों में हमने जितनी मेहनत की है अपने इस डिपार्टमेंट, क्योंकि एक एक इनिशिएटिव के ऊपर इतने मेहनत, आप अंदाज़ा करें हमने ये जून 2021 में ये सर्वे शुरू कर चुके हैं, लेकिन जब आप सरकार में काम करते हैं तो किस तरह आज हम 2022 में मतलब 6-7-8 महीने बाद हम उसको ये डिजिटल ये ईएमओ सर्विस देने में कामयाब हुए।